अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक, एक तो जो टॉपिक हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का पढ़ा था उसके लिहाज से आज उसकी एमसीक्यूज भी करेंगे, और एक मज़ीद टॉपिक है जो कि मुश्तमिल है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की तरफ, वो भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। आज जो मैं एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ ये मैंने F2 की ही ACC F2 में से ही लिए हैं, और ये मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर भी हो रही है। मैं आपको यहाँ से एमसीक्यूज करवाऊंगा, और जितने भी आपके जो एग्ज़ाम है, FCMA का जो एग्ज़ाम है, वो सारे का सारा जो तैयारी करवाता हूँ मैं, वो यहीं से ही करवाता हूँ। और मोस्टली जो आपके एमसीक्यूज का जो एरिया है वो यहीं से कवर हो जाता है। तो चूंकि जो हमारा टॉपिक पहला ख़त्म हुआ है वो था कॉस्ट क्लासिफिकेशन का और कॉस्ट बिहेवियर का, तो उसी से ही मुतल्लिक जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। आप खुद भी साथ साथ मेरे साथ ट्राई करेंगे, क्योंकि आपने मेरे से टॉपिक भी पढ़ लिया है और साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी मेरे साथ की है। क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, ख़ास तौर पर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। और कोशिश की है कि एक छोटे से छोटा टॉपिक और एक बड़े से बड़ा टॉपिक का जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारे का सारा मैंने यहाँ पे आपको ऑनलाइन करवाया है। तो आप भी साथ साथ कोशिश करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप करें, लेकिन ये है कि मैं भी करवाऊंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो मिस ना हो और आपकी तैयारी साथ साथ अच्छी चलती रहे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 38। यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं आपसे कि एमसीक्यूज। आप इन एमसीक्यूज के लिहाज से पहले आप इसकी रीडिंग कर लें, मैं आपको इसके सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक डायग्राम नजर आ रहा है, और डायग्राम ये शो करता है, जो आपका वर्टिकल एक्सिस का जो डायग्राम है उसमें टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है। और ये किस चीज को शो कर रहा है? टोटल कॉस्ट को शो कर रहा है। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी है। ठीक है, जिसको मैं FC के नाम से लिखूंगा, और आपकी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी है जिसको मैं VC के नाम से लिखूंगा। और अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? आपका टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को मैं TC के नाम से शो करूंगा। ठीक है, TC के नाम से। अच्छा, अब ये देखें कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट के लिहाज से आपको मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने शुरू में आइडिया दिया था कि फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, चाहे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें चाहे कम यूनिट प्रोड्यूस करें, आपको जो कॉस्ट अदा करते हैं वो फ्लैट कॉस्ट अदा करते हैं। और उसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो एक लमसम फिगर होती है जो कि फिक्स कॉस्ट की सूरत में अदा करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि आम रूटीन में वो जो कॉस्ट वो जो शो हो रही होती है आम रूटीन में बिजनेस में, वो क्या होती है? जैसे आपने एक साल का किराया अदा कर दिया या एक महीने का किराया अदा कर दिया, चाहे वो जो किराया अदा किया है रेंट की सूरत में अदा किया है, फैक्ट्री को हमने किराए पर लिया था उसका किराया अदा किया है, तो वो चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें आपने किराया हर सूरत में अदा करना है। जो हर सूरत में अदा करना होता है तो वह आपको जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उसका नाम क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। और अगर वो फिक्स कॉस्ट टोटल के लिहाज से देखी जाए तो वो सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट के लिहाज से अगर उसको चेक किया जाए तो वो कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से कम होती जाती है।
मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। जैसे अगर हमने 1 लाख रुपए किराया अदा किया है और 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 लाख रुपया। लेकिन अगर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी तो क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट की सूरत में अदा की है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। मैं उसकी एग्जांपल एक आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि आपका जो टोटल किराया है वो 1 लाख रुपए है, तो इस वक्त फिलहाल टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? 1 लाख रुपए। जब हम उसको पर यूनिट कॉस्ट के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 लाख रुपए को हमने न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 जब जब यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 10,000 पर डिवाइड कर देंगे, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10 रुपये आ जाएगी। 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और वो प्रोडक्शन 10,000 से 20,000 हो जाती है, तो अब आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगेन आप क्या करेंगे? 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 20,000 यूनिट पे, तो अब आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा, ये थ्योरी डेवलप हो गई कि जैसे जैसे जो है ना प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। और ये वाली थ्योरी किसके लिहाज से है? फिक्स कॉस्ट के लिहाज से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो अमाउंट तो सेम रहेगी, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, और अगर आपकी प्रोडक्शन घटती है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी। ये थी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपको डायग्रामेटिकली इसको कैसे शो करना है, तो इसके लिहाज से बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल कॉस्ट में जो फिक्स कॉस्ट है वो उसको, चूंकि हमने ये बात जिक्र कर दी कि हमने उसको वर्टिकल एक्सिस में शो करना है, तो जो फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो इस तरह स्ट्रेट होता है। ए इस तरह स्ट्रेट होता है। मैंने कोशिश की है कि इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करूं। तो अगर मैं ये कहूंगा कि चाहे प्रोडक्शन, चाहे इस लेवल पे हो, चाहे प्रोडक्शन इस लेवल पे हो, चाहे प्रोडक्शन इस लेवल पे हो, चाहे इस लेवल पे, चाहे इस लेवल पे या इस लेवल पे हो, तो लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है आपका और ये राइट है आपका। लेफ्ट से राइट अगर मूव करती है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ये शो करता है कि फिक्स कॉस्ट टोटल के लिहाज से सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट टोटल के लिहाज से सेम रहेगी। ये देखिए जरा, जिस तरह मैं दोबारा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। चाहे ये यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे ये प्रोड्यूस करें, ये यूनिट प्रोड्यूस करें, आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सेम रहेगी। और अगर मैं कहूँ आपको कि ये फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, तो टोटल के लिहाज से तो ये सेम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस बढ़ेंगे आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी, जिस तरह ये मैंने फार्मूला यूज किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात याद रख लें कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट के बाद स्टार्ट होती है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, यहां से, ये ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट होती है और इधर इसकी तरफ मूव करती है। अब ये जो यहां से लेके यहां तक मूव करवाया है और ये जो एरिया ये शो कर रहा है, ये सारे का सारा एरिया फिक्स कॉस्ट को शो कर रहा है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट अगर इनकर करेंगे तो फिर वो यहां से स्टार्ट होगी, और यहां से स्टार्ट होगी तो ये उसने कर्व बनाया हुआ है, ये कर्व जो है वो यहां तक जा रहा है और उसके बाद यहां पर जो है ना वो कम हो रहा है। अगर ये बिल्कुल सीधा चला जाता है, ऐसे सीधा चला जाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन यहां पे आके, इस पोजीशन पे आके, वो फिक्स कॉस्ट बड़ी नहीं है, बल्कि एक डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ी है। बड़ी तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ी है। तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ कम हो रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। एक वेरिएबल कॉस्ट की वो पोजीशन जहां पर आपकी एक खास प्रोडक्शन लेवल पे आके आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और ये किस वक्त होती है? ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टेप वेरिएबल कॉस्ट उस वक्त स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है जिस वक्त एक खास लेवल पे आके जब आप किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपको चीज सस्ती देना शुरू कर देता है। मैं उसकी मिसाल दे देता हूं कि अगर आप किसी भी बंदे से कोई भी चीज खरीदें,
ठीक है। मसलन हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने के लिहाज से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और वो रॉ मटेरियल एक खास हद तक खरीदेंगे तो हमें एक खास रेट पे वो हमें रॉ मटेरियल बेचेगा। लेकिन अगर वो कहे कि आप इस हद से ज़्यादा खरीद लें तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, वो जो डिस्काउंट हमें मिल रहा होता है उसके डिस्काउंट मिलने की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमारा रॉ मटेरियल जो हमारी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख केजी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, 1 लाख केजी इस्तेमाल हो रहा है और 1 केजी की कीमत 10 रुपये है। तो जब हम उससे 1 लाख केजी खरीदेंगे तो कितना बिल बन जाएगा? 1 लाख केजी ज़रब 10 रुपये, तो ये हमें 10 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। और हमारी ज़रूरत भी 10 लाख रुपए है। लेकिन अगर जो सप्लायर है वो हमें ऑफर करता है कि आप मुझसे जो है ना वो 2 लाख केजी खरीदना शुरू कर दें, तो मैं आपको जो पर केजी है उसके अंदर डिस्काउंट दे दूंगा। मसलन वो कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट 10% दे देता हूँ। तो हमारी जो ऑलरेडी कमिटमेंट थी वो थी 1 लाख केजी खरीदने की, और हम 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहे थे, टोटल बिल बन रहा था 10 लाख रुपए। अब वो हमें कह रहा है कि 2 लाख केजी खरीदें, तो फिर मैं आपको पर केजी के हिसाब से डिस्काउंट दे दूंगा, और डिस्काउंट कितना? 10% है। तो 1 केजी की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया। आपको 1 रुपया डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा तो अब आपकी कीमत कितनी रह जाएगी? 10 रुपये की जगह वो कम होके वो कितनी रह जाएगी? 9 रुपये रह जाएगी। अब आपकी पर यूनिट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो है 9 रुपये, ना कि 10 रुपये। अगर ये 10 रुपये ही रहती तो इसका मतलब ये कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो अपवर्ड मूव करता, ऐसे इस तरह मूव करता। लेकिन जैसे ही जो है ना आपने एक खास लेवल पे आके उससे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया, तो उसने आपको रियायत दी। रियायत देने की वजह से अब ये अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये एक थोड़े से कम रेट के साथ जो है ना वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये डाउनवर्ड मूव करना जो है ना वो आपका क्या कहलाएगा? स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। एक खास स्टेप के ऊपर आके आपकी वेरिएबल कॉस्ट जब कम होना शुरू हो जाती है तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब वो ये पूछना चाह रहा है इस सवाल के अंदर, ये डायग्राम बना के वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये डायग्राम किस ऑप्शन के लिहाज से फिट होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर काफी सारे डिस्कशन के बाद सिखाया कि वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज कंसिस्टेंट विद द अबव डायग्राम। कौन सी जो डिस्क्रिप्शन है, ए, बी, सी या डी, कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ऊपर वाले कॉलम को शो करती है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ए के लिहाज से क्या बात है। एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री पावर वेयर द सप्लायर सेट अ टैरिफ बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड चेंज प्लस अ कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट फॉर द कंजम्पशन विच इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एनुअल चार्ज। वो कहते हैं कि जी जो एनुअल टोटल कॉस्ट है वो क्या है कि कुछ फिक्स कॉस्ट है और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, और इस तरह ये शो करता है। हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट भी है, बिल्कुल ठीक कहा है उसने कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फिक्स कॉस्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि बात तो सही कर रहा है, लेकिन चूंकि हमने ये पढ़ा है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है ना एक खास स्टेप पे आके हमारी डिक्रीज हो रही है, मतलब एक डिक्रीजिंग रेट के साथ जो है ना वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी स्टेप वेरिएबल कॉस्ट है। ए ऑप्शन जो है ना वो स्टेप वेरिएबल कॉस्ट को बिल्कुल पूरा नहीं बता रहा, इसलिए ए जो आपकी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। फिलहाल आगे चलते हैं। ऑप्शन बी में वो कह रहा है कि टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्ज अ कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट विच देन रिड्यूस अ लॉन्गर रिड्यूस टू अ लोअर अमाउंट पर यूनिट आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ परचेज। बात तो वो ये सही कर रहा है, लेकिन वो ये बात सिर्फ यहां से लेके यहां तक की कर रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसने अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट का जिक्र नहीं किया, लिहाजा ये वाली ऑप्शन भी गलत है। तो ये बात क्लियर कर दें कि ये जो डायग्राम है ये किन चीजों पर मुश्तमिल है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? एक खास लेवल तक जो है ना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, उस खास लेवल से वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो घटना शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से बी ने जो है ना वो सिर्फ आधी बात की है। बी ने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र किया, फिक्स कॉस्ट का जिक्र नहीं किया। इसलिए हमने फिक्स कॉस्ट का ना जिक्र करने में से बी को जो है ना वो हमने कहा कि ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है।
आगे चलते हैं, सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन कहते हैं द टोटल एनुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर द सप्लायर चार्ज कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट, बट व्हेन परचेज एक्सीड अ सर्टेन लेवल ऑफ अ लोअर अमाउंट पर यूनिट अप्लाइज टू एन परचेज इन द ईयर। ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वो फिक्स कॉस्ट का जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी क्रॉस करते हैं। और हमारी जो ऑप्शन डी है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही ऑप्शन है। और वो चूंकि टोटल चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन गलत हैं, तो चौथी ऑप्शन सही होगी। लेकिन फिर भी उसको पढ़ के देख लेते हैं और उसको अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसको साबित भी कर लेते हैं कि ऐसा है भी सही कि नहीं। अच्छा जी, वो कहते हैं एनुअल, डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ टेलीफोन सर्विसेज वेयर द सप्लायर मेक्स अ फिक्स्ड चार्ज। बिल्कुल ठीक बात की है कि जब हम जब कभी भी टेलीफोन सर्विसेज हायर करते हैं तो उसमें हम एक खास अमाउंट जो है ना वो फिक्स चार्ज अदा करते हैं, एंड देन अ कांस्टेंट यूनिट रेट फॉर कॉल अप टू अ सर्टेन लेवल। और जो कॉल्स हैं उनकी एक खास तादाद तक तो हम एक कांस्टेंट रेट अदा करते हैं। द रेट देन रिड्यूस टू ऑल कॉल्स अबव द दिस लेवल, और एक खास लेवल पे आके उसकी जो है ना वो जैसे ही लेवल क्रॉस करता है, आपकी कॉल अगर बढ़ जाती है तो आपको उस टारगेट टारगेट अचीव करने पे आपको जो है ना वो कुछ रियायत दे देता है। वो जो रियायत है उसकी वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कर्व है वो कम से कम होता जाता है। तो ये इसी बात को शो करता है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डी ऑप्शन सही है, और डी ऑप्शन भी इसी वजह से सही है कि आपकी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो एक सर्टेन लेवल तक आके कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद आपकी वो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस लिहाज से ये वाली जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, 39 पे चलते हैं। 39 बिल्कुल ये वही सवाल है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करने का तरीका सिखाया था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्टों को आपने जो है ना वो सेपरेट करना था। तो ये सवाल 39 जो है ना बिल्कुल उसके ऊपर पूरा उतर रहा है। हमने क्या करना होगा, हमने जो है ना एक लेवल ऑफ एक्टिविटीज को उठाना है, एक हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी को उठाना है, एक लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी को उठाना है। दोनों का डिफरेंस लेना है, हाई लेवल ऑफ कॉस्ट और लोअर लेवल ऑफ कॉस्ट का भी डिफरेंस लेना है, दोनों को आपस में जो है ना वो डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेट आएगा, और उसके जरिए हमने जो है ना वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने का प्रोसीजर सीखा था। अब इस सवाल के अंदर क्या है जरा पढ़ के देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट थ्री एक्टिविटी लेवल्स। तीन एक्टिविटी लेवल दिए हुए हैं, एक है 8,000 यूनिट्स, एक है 12,000 यूनिट और एक है 15,000 यूनिट। और टोटल कॉस्ट भी उन्हीं के ही पैरेलल दी हुई है। 8,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट हमने अदा की है 2,04,000, और 12,000 यूनिट की कॉस्ट अदा की है 2,50,000, और 15,000 यूनिट की कॉस्ट अदा की है 2,74,000। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह 8,000 के लेवल पे हमने 2,04,000 अदा किया है, इसी 2,04,000 कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें से कुछ पोर्शन जो है ना वो फिक्स कॉस्ट का है, और बाकी पोर्शन जो है ना वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरीके से 2,50,000 अदा किए हैं। जब हम 12,000 यूनिट पैदा करते हैं तो इसमें से कुछ पोर्शन जो है ना वो फिक्स कॉस्ट है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का है, और 15,000 के लेवल पर भी यही बात है। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ मजीद आपसे बातें कर रहा है ताकि आप उसको जो है ना वो कंसिडर करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट विद इन द एक्टिविटी रेंज एंड देयर इज ए स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड 11,000 यूनिट्स। वो कहता है कि जी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट में जो है ना वो कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपकी जो है ना वो फिक्स कॉस्ट एक खास लेवल तक जाएगी, उस खास लेवल के बाद आपकी जो है ना वो फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी। ये बात याद रखनी है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो एक खास लेवल तक तो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उस खास लेवल से जैसे ही बढ़ेंगे आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर वो खास लेवल क्या है कि अगर 11,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट पैदा किए तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है 10% बढ़ जाएगी। अब आप जरा इस क्वेश्चन के अंदर वो चीज ढूंढने की कोशिश करें कि किस लेवल तक हमारी फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी और 100% तक रहेगी, क्योंकि उसने ये जिक्र किया 10% का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फिक्स कॉस्ट 100% है तो उसमें इजाफा कितना होगा 10%, तो अब ये टोटल कितनी हो जाएगी 110%। तो अब हम जरा चेक करते हैं कि जिस तरह 8,000 यूनिट पैदा करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट 2,04,000 है, और अगर 12,000 यूनिट पैदा करते हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 2,50,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 यूनिट पैदा करने के पर हमने कितनी कॉस्ट अदा करनी है, 100% अदा करनी है फिक्स कॉस्ट। लेकिन जैसे ही हमारा लेवल बढ़ेगा, 11,000 से ज्यादा ही लेवल बढ़ेगा, तो फिर हमारी फिक्स कॉस्ट 110% हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12,000 यूनिट पैदा करेंगे तो एग्जैक्टली हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 110% ही कहलाएगी। और अगर 15,000 यूनिट पैदा करते हैं तो फिर भी हमारी फिक्स कॉस्ट 110% कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लेवल ऑफ एक्टिविटी ऐसे हैं जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, और वो सेम कितनी रहेगी 110%। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हाई एंड लो मेथड यूज तो करना है, लेकिन जब कभी भी स्टेप फिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हमने वो दो लेवल ढूंढने होते हैं जहां पर आपकी फिक्स कॉस्ट सेम परसेंटेज पे रहती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने वो दो लेवल ऑफ एक्टिविटी ढूंढने हैं जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम लेवल ऑफ परसेंटेज पे रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 यूनिट पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट 110% है परसेंटेज वाइज, और 15,000 के लेवल पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट 110% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दो लेवल को यूज करते हुए हाई एंड लो मेथड अप्लाई करेंगे, और हाई एंड लो मेथड अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। चलें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट रेट, जिस तरीके से मैंने पहले आपको सिखाया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेट इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट, और हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है हमारी 2,74,000, माइनस 2,50,000 हमारी लोएस्ट कॉस्ट है। मैं दोबारा बता दूं कि हाईएस्ट कॉस्ट तो हमने लेनी है 15,000 यूनिट के लेवल पे कॉस्ट 2,74,000, और लोएस्ट कॉस्ट हमने 8,000 का लेवल नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना, क्योंकि इस लेवल पर तो हमारी फिक्स कॉस्ट 100% है। हमने वो दो लेवल ढूंढने हैं जहां पर फिक्स कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो सेम रहती है। तो 12,000 के लेवल पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट 110% है, और 15,000 के लेवल पर भी 110% है। क्यों है, क्योंकि उसने नीचे लिखा हुआ है कि 11,000 यूनिट से जितने यूनिट ज्यादा पैदा करेंगे वो सारे के सारे जो है ना आपकी फिक्स कॉस्ट में 10% इजाफे का बाइस बनेंगे। लिहाजा 12,000 का जो लेवल है और 15,000 का जो लेवल है वो दोनों के दोनों लेवल सेम परसेंटेज पे हैं, इसलिए हमने इन दोनों को यूज करते हुए फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो अब हाईएस्ट लेवल कितना हो जाएगा प्रोडक्शन का 15,000 यूनिट, माइनस 12,000, और हम 2,74,000 में से 2,50,000 माइनस करते हैं तो आंसर बचता है 24,000, और इधर से नीचे से हम 15,000 में से 12,000 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना बचता है 3,000। अब 24,000 को 3,000 पे तकसीम करें, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 8 पर यूनिट। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 8 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अब हमें उसने ये बता दिया कि 8 रुपए पर यूनिट है। हम इन दोनों में से चाहे 12,000 के लेवल पे चाहे 15,000 के लेवल पे हम किसी एक में ये वाले जो ना 8 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो फिट करते हैं, या इसके अंदर जो है ना वो मर्ज करते हैं, तो हमें जो है ना वो बता देगा कि 12,000 के लेवल पे या 15,000 के लेवल पे हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। थोड़ा सा हम जो है वो इसको मजीद
स्पेस लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल कॉस्ट है हमारी 12,000 के लेवल पे 2,50,000। ठीक है। अगर ये 2,50,000 है, तो इस 2,50,000 के अंदर वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होता है कि जितने यूनिट प्रोड्यूस किए होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। हमारी प्रोडक्शन है इस लेवल पे 12,000 यूनिट। ठीक है। 12,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, और जमा करते हैं फिक्स कॉस्ट, वो हमें नहीं पता। ठीक है। ये वर्किंग किसके लिए है? ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए है। और ये वर्किंग किसके लिए है? ये फिक्स कॉस्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो हम 12,00,000, 12,000 जब 8 करेंगे तो ये 12 जरब 8, ये 96,000 हो जाएगा। ठीक है। ये 96,000 हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट का हमें नहीं पता, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा, अब ये 2,50,000 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे? जिस तरह मैथ में करते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है, जो अननोन फिगर होती है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। उसको बाहर निकाल लेते हैं और वो क्या होगी? फिक्स कॉस्ट। अब क्या करेंगे? जो चीज इस तरफ है इसको अंदर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी? 2,50,000। तो ये प्लस में थी, तो इधर आके ये क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। और 96,000 वैसी की वैसी रहेगी। 96,000 क्या है आपकी? ये। तो अब इसको जो है ना वो इधर ही रख देते हैं। अब हमारी फिक्स कॉस्ट जो कैलकुलेट हुई है, 2,50,000 में से 96,000 माइनस करें तो ये आंसर बचता है 1,54,000। अब ये जो 1,54,000 बचेगा, ये होगा आपकी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके साथ माइनस का जो साइन है इसको इग्नोर कर दें। माइनस के साइन को इग्नोर कर दें। आप ये सिर्फ यही समझें कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 1,54,000 है। अब यहां पर आपने एक चीज जरा याद करनी है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि हमारी अगर 11,000 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1,54,000 पे है, ये 10% बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट है। अगर मैं कहूँ आपको कि अगर ना बढ़ती तो ये कितने परसेंट होती? 100% होती। और अगर ये बढ़ गई तो अब ये कितने परसेंट हो जाएगी? 110%। अभी जो 1,54,000 है, ये अगर हम परसेंटेज वाइज देखना चाहें तो ये कितनी परसेंटेज है? ये 110% के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे सवाल में ये है, वो सवाल क्या पूछ रहा है? ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 10,000। अगर हमारी कॉस्ट जो है वो हमारी कॉस्ट क्या होगी अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 10,000 है, तो फिर हमारी कॉस्ट क्या होगी? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि चूंकि जो 10,000 का लेवल है वो 11,000 के लेवल से कम है, लिहाजा फिक्स कॉस्ट भी 11,000 के लेवल से कम होनी चाहिए। और वो कम क्या होनी चाहिए? जाहिर है वो 100% होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसलिए 1,54,000 रुपये को किस में कन्वर्ट करना है? पहले इसको 100% में कन्वर्ट करना है। और 100% में कन्वर्ट करने का तरीकेकार क्या है? हम क्या करेंगे? 1,54,000 सरफ 100 तकसीम 110। ठीक है। मैं इसको बड़ी सादा सी कैलकुलेशन के जरिए आपको सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये इंशाल्लाह जब जल्दी समझ भी आ जाएगी। हमारी जो अब फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? 1,40,000। 1,40,000। अगर हम 11,000 से कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 100% होगी। और अगर 11,000 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 110%। हमें उसने सवाल में कहा हुआ है, हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सवाल हल करना है 11,000 से कम यूनिट। और 11,000 से कम यूनिट का लेवल क्या है? 10,000 यूनिट। तो 10,000 यूनिट के लिहाज से अब आपकी जो है ना वो कॉस्ट क्या होगी? मैं इसको मजीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको इसकी मजीद जल्दी समझ आ जाएगी। बाकी सारी चीजें वही होंगी हमारी।
हमने सिर्फ 10,000 के लेवल पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, चलिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो हमें पता चली है, अभी भी पता चली है कि वो 1,40,000 है। हम क्या करेंगे, 1,40,000 को यहाँ पे पुट करेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट का रेट हमें पता है। अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 10,000 ज़रब 8 करेंगे, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 10,000 ज़रब 8। वेरिएबल कॉस्ट रेट हमें थोड़ी देर पहले मालूम हुआ है। तो ये कितनी हो जाएगी? 1,40,000 ये और 80 ये, 2,20,000 आपकी जो है ना वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप 10,000 यूनिट पैदा करते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2,20,000। और हमारे से वो यही पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर 10,000 यूनिट पैदा करें तो कितनी कॉस्ट होगी। वो अब हमें इस ऑप्शन के जरिए बता देते हैं कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2,20,000, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2,24,000, सी 2,27,000 और डी 2,34,000। लिहाजा हमारी जो अभी टोटल कॉस्ट आई है 2,20,000, तो उसके लिहाज से आपकी ऑप्शन कौन सी ऑप्शन क्लिक करती है? ए ऑप्शन क्लिक करती है। हमारा जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे जो है ना वो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ भी डिस्कस करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें वो कह रहा है कि फर्म हैज टू पे 0.5 पर यूनिट रॉयल्टी टू द इन्वेंटर ऑफ द डिवाइस विच इट मैन्युफैक्चर एंड सेल। वो कहता है कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, उसके अंदर हमने एक रॉयल्टी की अमाउंट पे करते हैं हर यूनिट के ऊपर 50 पैसे या $50। ठीक है। अब ये जब कभी भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो हमने एक यूनिट के ऊपर 50.5 पर डॉलर जो है ना वो, सॉरी 0.5 पर यूनिट जो है ना हमने अदा करना है। वो कहता है कि ये जो कॉस्ट है ये किस चीज का हिस्सा बनेगी जाके। तो सवाल भी पढ़ देता हूँ। हाउ वुड द रॉयल्टी चार्ज बी क्लासिफाइड इन द फर्म्स अकाउंट। तो मेरे क्वेश्चन, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसका जो जवाब है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वजह क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है? कि आपको याद होगा कि मैंने आपको जब कभी भी प्राइम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो प्राइम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि तीन चीज़ों को जमा कर दें तो वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। और प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपकी बुनियादी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो कि चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिहाज से डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है? एक लफ्ज होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ, आप ये फार्मूला नोट डाउन कर लें कि जब कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट की बात करेगा, क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट की बात करेगा, तो वो क्या होगी? या आप भी नोट डाउन कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों चीजों को जमा करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जमा कर दें तो वो बन जाएगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ये बात याद रखें कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम मेन मटेरियल परचेज करते हैं, उस मेन मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और ऐसी लेबर जो कि जो है ना वो मेनली तौर पर उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हायर की गई है, ऐसी लेबर को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और उस
डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो कुछ भी खर्च होता है चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में की जो जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल पूरी करती है आपकी ये जो रॉयल्टी पेड की है। ठीक है, तो रॉयल्टी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चूंकि डायरेक्ट कॉस्ट में जमा हो जाते हैं, लिहाजा ये जो ऑप्शन बी है ये हमारी ऑप्शन बी जो है क्लिक करती है। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक आपने जो सॉल्व का जवाब देना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजों को जमा किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये तीनों की तीनों जब इकट्ठे कर देते हैं तो इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। आमतौर पर ये लफ्ज नहीं पढ़ाया जाता कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट कहें तो बिल्कुल बेजान। ठीक है, तो हमारी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। लिहाजा वो जो पूछ रहा है कि ये 50 पैसे क्या कहलाएंगे, तो आपने कहना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, ना ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, ना ये एडमिन एक्सपेंसेस है। तो ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए, अच्छा जी, आज हमारे जो अगला एमसीक्यू है उसके लिहाज से मुझे कुछ पढ़ाना है, कुछ बताना है। वो जो बताना है, जो पढ़ाना है ना, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। मैं ये चाह रहा था कि आपको उसी दिन ही पढ़ाऊं जिस दिन इसका एमसीक्यूज जो है ना वो हल करेंगे। अच्छा, चलें थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट इज मेंट बाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो स्टार्ट है वो कहाँ से है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो दो किस्म की होती हैं। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल से क्या मुराद है कि जब कभी भी जो भी कोई कंपनी के किसी भी मामलात के ऊपर कंट्रोल जो है ना सिर्फ हेड ऑफिस का होगा, तो वो सेंट्रली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका कंट्रोल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका किसी भी लिहाज से हुक्मनामा अगर हेड ऑफिस से चलता है, तो वो हेड ऑफिस से चलने की वजह से उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका कंट्रोल जो है वो ट्रिकल डाउन करता है, हेड ऑफिस ने वो कंट्रोल या वो हुक्मनामा या वो कंट्रोल करने का जो इख्तियार है वो अपने नीचे जितने भी लोग हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह मैं एक मुल्क की मिसाल देता हूँ कि एक मुल्क के अंदर एक सदर होता है, एक वजीर आजम होता है। वजीर आजम के अंडर जो है वो डिपार्टमेंटल जो है ना मिनिस्टर्स काम कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स के नीचे जो है वो सेक्रेटरीज काम कर रहे होते हैं। सेक्रेटरीज के नीचे जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ आपको कि अगर सिर्फ मुल्क का सदर ही हुक्म चलाएगा, या मुल्क का सदर ही किसी काम को करने के लिहाज से, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिहाज से अपने हुक्म के जरिए उस चीज को कंट्रोल करेगा, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। और जब कभी भी सदर ये कहेगा कि ये इख्तियार मैं वजीर आजम को देता हूँ, वजीर आजम कहेगा कि ये इख्तियार मैं अपने डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स को देता हूँ, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपना ये इख्तियार जो है वो सेक्रेटरीज को देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त आप ये इख्तियार ट्रिकल डाउन करते हैं नीचे अपने मातहत लोगों को, जब ये कंट्रोल करने का हक दे देते हैं, तो ऐसे तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। और इसको हम एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। ये जरा लंबी चौड़ी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन आप यहीं पर ही रहें कि इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। जब हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो फिर हमारे पास आता है वो कॉन्सेप्ट जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये टॉपिक जो है ना मैं इस तरह लेकर चलूंगा। अब यहां पर ये बात ज़हन में रख लें कि जब कंपनीज की बात करते हैं, कंपनीज को जब हम डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, तो कंपनीज को हम चार हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। आम रूटीन में हम इसको कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इसको चार हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। चार किस्म के जो है ना वो पार्ट्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं उनके चार या तीन हिस्से बना दिए जाते हैं। वो तीन या चार हिस्से क्या होते हैं, उनको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कहते हैं।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? जिन ऑर्गेनाइजेशन में तीन किस्म की डिवीजन की जाती है वो क्या होते हैं? एक होते हैं आपके कॉस्ट सेंटर्स, एक होते हैं आपके प्रॉफिट सेंटर्स, और तीसरे क्या होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन तीन को तीन नहीं कहती, चार कहती हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, और चौथा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। ठीक है, तो एक सेंटर का इजाफा हो गया, रेवेन्यू सेंटर। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है ना, जो हमारा एमसीक्यू नंबर 41 है उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, कॉस्ट सेंटर से क्या मुराद है? हमने अपनी थ्योरेटिकल डिस्कशन में पहले ही भी डिस्कस किया है। कॉस्ट सेंटर से मुराद ये है, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा एरिया जो कि कंपनी के पैसे खर्च करवाता है, और कंपनी ने उसको इस चीज का इख्तियार दिया हुआ है कि आप ये पैसे खर्च कर लें। जब कंपनी इख्तियार दे देती है तो इस इख्तियार देने को ही हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये इख्तियार ना दिया होता तो फिर ये वाला इख्तियार कौन यूज कर रहा होता है? कंपनी का हेड यूज कर रहा होता है। और कंपनी का हेड क्या होते हैं? आमतौर पर सीईओज होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, या जो भी कोई एमडीज होते हैं। ऐसे लोग जो कि कंपनी के बिल्कुल टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं। टॉप पोजीशन पे बैठने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। अगर यही हुक्म जो है वो कंपनी का चेयरमैन यूज करता है, या प्रेसिडेंट यूज करता है, या कंपनी का सीईओ यूज करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। जब यही जो है ना वो कंट्रोल या यही हुक्म जो है वो कंपनी के नीचे वाले मातहत जो लोग हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। अब यहाँ पर चूंकि डिपार्टमेंट को ये हक दे दिया गया है कि आप अपने जो है ना वो पैसे खुद खर्च कर लें, जब खुद खर्च कर लेंगे तो उनको एक किस्म की अथॉरिटी दे दी जाएगी कि आपने ये पैसे खर्च कर लेने हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बंदे को अथॉरिटी दे दी जाती है, फिर उसको उसकी अथॉरिटी का जवाब भी मांगा जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हें ये अथॉरिटी दी थी कि तुम ये पैसे खर्च कर सकते हो, फलां फलां पैसे तुम खर्च कर सकते हो, इतने पैसे तुम खर्च कर सकते हो, इस हद तक यूज कर सकते हो, इस बजट तक पैसे यूज कर सकते हो। तो वो जो तुम्हें ये अथॉरिटी दी है पैसे यूज करने की, अब एक साल के बाद या 6 माह के बाद या एक क्वार्टर के बाद तुम इसका हिसाब किताब भी दोगे। तो जब हिसाब किताब मांगा जाता है, तो उसी हिसाब किताब मांगने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। अब वो जो डिपार्टमेंट है, या जो प्रोजेक्ट है, या जो भी कोई जो है ना वो डिपार्टमेंट है, वो जब इसका हिसाब किताब देगा, तो हिसाब किताब देने के अमल को हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब यही हुआ कि जब कंपनी अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को या मुख्तलिफ सेंटर्स को जिस वक्त अथॉरिटी दे देती है, तो अथॉरिटी के बदले में उनसे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जाती है, उनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको कहा जाता है कि जी आपने अब इसका जवाब देना है कि आपने ये पैसे खर्च किए हैं तो क्यों किए हैं, खर्च किए हैं तो कितने किए हैं, खर्च किए हैं तो अपनी लिमिट में रहकर किए हैं या अपनी लिमिट से ज्यादा किए हैं, अगर अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च किए हैं तो क्यों किए हैं। ये सारे के सारे जवाब लेने के अमल को हम क्या कहेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये बात सारी की सारी समझ आ गई है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स किसे कहते हैं। जिसमें मैंने एक सेंटर का जिक्र किया कि एक कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हुआ कि उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को कहा जाता है कि आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। जब उसको कहा जाता है कि आपने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, आपने इस बजट के अंदर रह करके कॉस्ट को इनकर करना है, इससे ज्यादा इनकर नहीं करनी, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, तो ऐसे सेंटर को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर कहेंगे। दूसरे सेंटर का नाम क्या होता है? रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेंटर जो कि कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट किया करेगा, और कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिहाज से उसकी कोई हद नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगा। और रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाता है? एक ही तरीका है, या तो वो कंपनी की प्रोडक्ट्स को बेचेगा और ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, या फिर कंपनी की सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करेगा उसके क्लाइंट्स को, वहां से जो पैसा रिसीव करेगा या वहां से पैसा जो अर्न करने की कोशिश करेगा। ऐसे सेंटर को हम रेवेन्यू सेंटर कहेंगे। तीसरी किस्म का सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है जिसको हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या होता है? ऐसा सेंटर जिसके जिम्मे
कॉस्ट कंट्रोल करना भी है और रेवेन्यूज को इनहेंस करना भी है। और कॉस्ट को कंट्रोल करके कॉस्ट को कम किया जाएगा और रेवेन्यू को इनहेंस करके रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। और एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा प्रोजेक्ट या एक ऐसा एरिया जहां पर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अथॉरिटी दी जाती है कि आपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, रेवेन्यू को इनहेंस करना है, वो जो सेंटर है जहां पर दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है और रेवेन्यू को इनहेंस किया जाता है, ऐसे सेंटर को हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। ये बात याद रख लें। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा वापस जाकर बता दूं कि एक डिपार्टमेंट है जिसको सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कहा गया है, उसको सिर्फ कॉस्ट सेंटर कहेंगे। एक डिपार्टमेंट है जिसको रेवेन्यू इनहेंस करने के लिए कहा गया है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू सेंटर। लेकिन एक ऐसा सेंटर है जिसको हमने दोनों काम असाइन किए हुए हैं कि आपने कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, आपने रेवेन्यू को भी इनहेंस करना है, और कॉस्ट और रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। इसलिए अब हम उसको ना कॉस्ट सेंटर कहेंगे ना रेवेन्यू सेंटर कहेंगे, अब उसका नाम क्या होगा, प्रॉफिट सेंटर होगा। आम रूटीन में प्रॉफिट सेंटर का सिंपल मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंपनी का यूनिट, ये एक ऐसा कंपनी की ब्रांच, ये एक ऐसी कंपनी का डिवीजन, ये एक ऐसा कंपनी का रीजनल ऑफिस जिसके जिम्मे दोनों काम होते हैं, माल बेचना भी होता है, पैसे हासिल भी करना होता है और पैसे खर्च भी करना होता है, दोनों काम उसके जो है ना वो कंट्रोल में दे दी जाते हैं, इसलिए उसको हम प्रॉफिट सेंटर कहेंगे। ठीक हो गया। और आखिरी सेंटर क्या है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये बात याद रखें कि कुछ ऐसे डिवीजन्स, कुछ ऐसी ब्रांचेस या कुछ ऐसे रीजनल ऑफिसेज भी हैं जिनको ये भी हक दे दिया जाता है कि आपने कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ाना है, कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है, प्रॉफिट को भी इनहेंस करना है। साथ साथ उनको ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि अगर आपको कंपनी के बेनिफिट के लिहाज से, कंपनी के मफाद में अगर आपको कोई ऑपरेटिंग एसेट्स खरीदने पड़ जाती हैं, तो ऑपरेटिंग एसेट्स को खरीदने का अमल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो जब कभी भी किसी भी मैनेजर को या कंपनी के किसी भी हेड को इस चीज का हक दे दिया जाता है कि आपने कंपनी के ऑपरेटिंग एसेट्स को मैनेज करना है, जरूरत पड़ने पर खरीदना है और अगर जरूरत पूरी होने पर उसको बेच देना है, तो ऐसे प्रोसेस में हमने उसको ये अथॉरिटी दे दी कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा सेंटर जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की अथॉरिटी दे दी जाती है, ऐसे सेंटर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं। ये सारे के सारे डिस्कशन करने का मतलब ये था कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 41, उसको हमने जो है ना वो डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद हमने इसके आंसर को जो है ना वो देखना है कि ये क्या बनता है, ताकि जो है ना इसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाए। आप इसको थोड़ा सा रीड करें, मैं आपको यहाँ पर हेल्प आउट भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें जो कुछ भी किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, इसका जवाब क्या है। वो पूछ रहा है आपसे, मैं सवाल भी पढ़ देता हूँ। ऊपर जो एक कार सेल डिवीजन लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एक कार सेल डिवीजन लिखा हुआ है, कार सेल डिवीजन को क्या कहेंगे, मोटर बाइक सेल डिवीजन को क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को क्या कहेंगे और फिनिशिंग डिवीजन को क्या कहेंगे। इनके जवाब वो आपसे मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है, आर दीज सेंटर्स बीइंग ऑपरेटेड एज ए कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर। वो कहता है कि ये जो नीचे दिए गए हैं, कार सेल डिवीजन, मोटर बाइक सेल डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन और फिनिशिंग डिवीजन, इनको क्या कहेंगे। कार सेल डिवीजन को क्या कॉस्ट सेंटर कहेंगे, आया इसको प्रॉफिट सेंटर कहेंगे, आया इसको इन्वेस्टमेंट सेंटर कहेंगे। आप इसका जवाब देंगे। मेरे ख्याल में मैंने जितनी डिस्कशन की है, जितना मैंने आपको बता दिया है, आप पहले इसको करने की कोशिश करें, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप इसको पढ़ लें ताकि जो है ना वो आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप इसका जवाब पहले दें। मैं तो जवाब दे दूंगा, मैंने तो पहले पढ़ा भी दिया, मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन जब आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिस तरह मैंने सिखाया आपको, तो आपको ज्यादा खुशी होगी। चलिए।
चलें अब इसका हम जवाब देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है कि कार सेल डिवीजन जो है उसमें क्या चीज कंपनी ने उसको असाइन की है। एक तो ये असाइन किया है, द मैनेजर हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलिंग द कार। एक तो कार को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है। और फिर साथ ही वो कह रहा है एज वेल एज कीपिंग द कंट्रोल ऑफ द डिवीजन कॉस्ट। कॉस्ट को कंट्रोल करने का भी हक उसको दिया है, या कॉस्ट को कंट्रोल करने की अथॉरिटी भी उसको दी है। तो इसका मतलब ये कि दो काम इकट्ठे हो रहे हैं। जहां पर दो ही काम इकट्ठे हो रहे हो, जैसे रेवेन्यू जनरेट भी करना उसी का ही काम हो, और कॉस्ट कंट्रोल करना भी उसी का काम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर। तो हमारा कार सेल डिवीजन के लिहाज से आंसर क्या होगा, प्रॉफिट सेंटर। ये देखिए मैंने प्रॉफिट सेंटर को क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, मोटर बाइक सेल डिवीजन के बारे में क्या बातें हो रही हैं। वो कहते हैं कि मोटर बाइक सेल डिवीजन को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर कहेंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर कहेंगे, कॉस्ट सेंटर कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेलिंग, बेचने की जिम्मेदारी भी इसी की है। साथ साथ वो कह रहा है कॉस्ट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। साथ साथ वो कह रहा है कि जी अगर आपने कोई एसेट खरीदने पड़ जाए तो आप खरीद सकते हैं, आने वाले साल में खरीद सकते हैं। तीनों कामों की जिम्मेदारी जो है ना वो इसको दी गई है। तो तीनों कामों की जिम्मेदारी दी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो इसी डिवीजन को दी गई है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर कहेंगे। और इन्वेस्टमेंट सेंटर के लिहाज से हमने इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। जी अब मुझे बताएं, मेरी बातों की समझ आ रही है। मैंने जिस तरीके से आपको थ्योरेटिकली आपको वेल वर्स करने की कोशिश की है उसी के मुताबिक आपको समझ आ रही है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, और आपको जो है ना ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप इसको करने में जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे। चलें, नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। अब यहाँ पर आपने गौर से पढ़ना है और मुझे बताना है। वो कहता है कि डिवीजन मेक द कार, कारें बनाता है, मीन्स पैसे खर्च करता है। ये बात ज़हन में रखें, पैसे खर्च करके ही कारें बन रही हैं। और फिर वो कहता है एंड पास देम टू द फिनिशिंग डिवीजन, और फिनिशिंग डिवीजन को भेज दी जाती हैं बना के। द डिवीजन मैनेजर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द डिवीजन कॉस्ट। तो कहता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है सिर्फ सॉरी, कॉस्ट को कंट्रोल करने का डिवीजन है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर हुआ। और अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के लिहाज से इसको क्लिक करना पड़ गया तो फिर हम किसको क्लिक करेंगे, कॉस्ट सेंटर को क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी है फिनिशिंग डिवीजन। फिनिशिंग डिवीजन के लिहाज से भी हम पढ़ लेते हैं। फिनिशिंग डिवीजन में हमने क्या करना है, वो कहता है डिवीजन टेस्ट द कार्स एंड क्लीन रेडी टू सोल्ड। और वो कहता है कि जी ये कारों को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, इनको चला के देखते हैं कि ये अब जो बन के आई हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से बन के आई हैं, क्या ये सही चलती हैं। और फिर इसको बेचने का काम भी यही करते हैं, टेस्ट भी यही करते हैं, बेचते भी यही हैं। दे ट्रांसफर द गुड्स टू द सेल्स डिवीजन, और ये सेल्स डिवीजन को भेज देते हैं। एंड चार्ज द सेल्स डिवीजन इज सेट प्राइस। और ये जो फिनिशिंग डिवीजन है ये सेल्स डिवीजन से एक खास कीमत वसूल कर लेता है, विच इज सेट बाय द फिनिशिंग डिवीजन मैनेजर। और फिनिशिंग डिवीजन मैनेजर इसकी सेल प्राइस तय करता है। अच्छा, द मैनेजर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डिवीजन कॉस्ट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन द डिवीजन एसेट्स। वाह जी वाह, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि ये जिस वक्त कारों को टेस्ट करता है तो वहां पे कुछ खर्चे करता है, जब खर्च करके जब आगे भेज देता है, सेल डिवीजन को भेज देता है, वहां से सेल डिवीजन से कुछ पैसे वसूल करता है एक खास सेल्स प्राइस की सूरत में। तो इसका मतलब रेवेन्यू जनरेट करना भी इसी का काम है, कॉस्ट भी इनकर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट भी कंट्रोल कर रहा है, रेवेन्यू भी कंट्रोल कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, और साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिवीजन जो है तीनों काम कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर कहलाएगा। और खास तौर पर उसको जो है ना वो फ्यूचर के लिहाज से कुछ एसेट्स खरीदने का हक दे दिया गया है, तो ऐसे सेंटर को हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट सेंटर कहेंगे। और इस तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल। चलें, आप इसको मजीद खुद भी पढ़ने की कोशिश करें, और खुद भी जो है ना इसको करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको जो है ना ये सारे का सारा खुद भी करना हो जाएगा। चैलेंज। हम मजीद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड व्हेन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री। वो कहता है कि जी ये जो नीचे दी गई आइटम्स हैं, ये सारी की सारी आइटम जो हैं वो
इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने में कौन कौन सी मददगार साबित होती हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो है ना डायरेक्ट कॉस्ट का फार्मूला लिखवाया था। अगर डायरेक्ट कॉस्ट के फार्मूले को अगर आप जेन में रखें तो ये सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसी उसी फार्मूले को बस जेन में रखना है। उस फार्मूले को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू, आप राइट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें इसको। डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जमा करते हैं तो यही हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी काम आती है। और इसी को ही हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और इसी को ही हम जो है वो क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये बात याद रख लें कि इनमें तीन चीजें जमा करनी है, तीनों चीजों के लिहाज से हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी। अच्छा, बल्कि एक और भी कॉस्ट इसमें ऐड हो रही है इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिहाज से। तीसरी कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड, इन चारों को जमा करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अब देखिए जरा ऑप्शंस क्या है हमारे पास। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट हमारे सवाल का जवाब नहीं है। उसके बाद चौथा है प्रोडक्शन ओवरहेड। पहला, दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में है वो हमारे सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन ए में पहला और दूसरा लिखा हुआ है, लिहाजा ये सही नहीं है। बी में, ऑप्शन बी में पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। सी में पहला, दूसरा और तीसरा गलत। डी, ऑल ऑफ देम गलत। तो हमारी ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही जवाब है। ठीक है, तो ये बात याद रख लें। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देते जाएंगे इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली क्लास एज ए स्टेप कॉस्ट। वो कहते हैं कि जी नीचे दी गई कॉस्ट जो है इनमें से जो स्टेप कॉस्ट है वो कौन सी होगी। तो ऑप्शन अल्फा में है सुपरवाइजर सेट वेजेस, ऑप्शन बीटा में है रॉ मटेरियल, और ऑप्शन चार्ली में है रेट्स, और ऑप्शन डेल्टा में है टेलीफोन। पहली बात तो ये जेन में रख लें कि हमने स्टेप कॉस्ट की बात करनी है। जहां पर स्टेप कॉस्ट का जो है ना वो हमें आंसर मिलेगा, हमने उसी को क्लिक करना है। एक बात, दूसरी बात, अब हम इन तीनों को डिस्कस भी कर लेते हैं। अल्फा जो सुपरवाइजर वेजेस हैं, ये आपकी लेबर कॉस्ट है। रॉ मटेरियल, अच्छा, ये लेबर कॉस्ट जो है ये भी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट है। और हमें इस बारे में पता है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कहला सकती है। और उसकी डेफिनेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि एक खास लेवल तक अगर हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करें तो वो आपकी कॉस्ट फिक्स रहती है, लेकिन उस खास लेवल से जैसे ही आगे बढ़े तो आपको वो कॉस्ट ज्यादा अदा करनी पड़ती है। जो ज्यादा अदा करनी पड़ती है उसी को ही हम स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, तो सुपरवाइजर वेजेस हो सकता है हमारा ये जवाब। मैं आपको समझाऊंगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, लिहाजा ये वाला जवाब नहीं है आपका। रेट्स आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये हो सकता है। अच्छा, और तीसरा है टेलीफोन कॉस्ट, और जो टेलीफोनी कॉस्ट होती है वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती होती है। तो मेरे ख्याल में आपका जो आंसर है वो है अल्फा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा क्यों है। आपको मैंने पिछली अंडरस्टैंडिंग में ये बताया होगा, आज मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो सुपरवाइजर होता है ना, वो एक खास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरविजन करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि जी एक फैक्ट्री के अंदर एक बंदा जो है वो अपॉइंट किया गया है और उसके अंडर जो है ना वो 10 मजदूर काम कर रहे हैं। अब वो 10 मजदूरों को ही कंट्रोल करेगा, 10 मजदूरों को सुपरविजन करेगा, 10 मजदूरों की ही काम की निगरानी करेगा। लेकिन अगर फैक्ट्री के अंदर 20 मजदूर काम कर रहे होंगे तो फिर कितने सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे,
दो सुपरवाइजर रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर और अगले 10 के ऊपर दूसरा सुपरवाइजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुपरवाइजर की जो वेजेस हैं वो स्टेप फिक्स कॉस्ट कहला सकती हैं। मींस कि 10 मजदूर होंगे तो 100% फिक्स कॉस्ट होगी, और अगर 20 मजदूर होंगे तो कितनी स्टेप फिक्स कॉस्ट होगी, 200%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं कि जी हमारी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो एक खास लेवल तक तो फिक्स रहती है, लेकिन एक खास लेवल से आगे जब बढ़ जाती है तो बड़ी फिक्स कॉस्ट को हम चूंकि स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, अल्फा। रॉ मटेरियल को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। रेट्स ये कंप्लीटली फिक्स कॉस्ट होती है, यहाँ पर स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और टेलीफोन के अंदर जो है वो एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। और इन दोनों को अगर जमा कर दें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो स्टेप कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसी के अंदर आएगा, इसलिए आपका आंसर क्या है, एल। चले, बहुत सारे डिस्कशन हो गई है, मैं आपको पहले भी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, और मेरे ख्याल में अब भी डिटेल के साथ ही ये एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ। गो कि ये आपकी असाइनमेंट थी, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ जो है वो मिलके इसको अच्छा सा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारे पास 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं ना। अगर आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी तो फिर आप जवाब देने के काबिल होंगे। आपने अपनी पिछली अंडरस्टैंडिंग को भी रिवाइज करना है, जो मैंने पहले पढ़ाया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल याद रख लें। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो चीज, वो जगह, या वो फैक्ट्री का एरिया जहां पर कंपनी के पैसे खर्च होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलें, अब हम इसी डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर के ऊपर कंपनी के पैसे खर्च होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कस्टमर, बिल्कुल होते हैं। और मैनेजर, मैनेजर के ऊपर तो कोई पैसे नहीं खर्च करते हैं। हाँ, मैनेजर काम करता है तो उसको सैलरी देते हैं, उसके ऊपर तो कंपनी के कोई पैसे खर्च नहीं होते। ठीक है। और डेल्टा, जिसमें प्रोडक्ट, जाहिर है प्रोडक्ट बनाते हैं तो पैसे खर्च होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर पे भी हम पैसे खर्च करते हैं, कस्टमर पे भी पैसे खर्च करते हैं, और प्रोडक्ट पे भी पैसे खर्च करते हैं। मैनेजर के ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं करते। इसलिए जो उसने सवाल पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वाकई जो ऑप्शन चार्ली है ये आपका करेक्ट आंसर है। मींस मैनेजर जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मैनेजर के ऊपर कंपनी अपनी जेब से कोई पैसे खर्च नहीं करती। हाँ, कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही होती है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर भी पैसे खर्च करती है, कस्टमर के ऊपर पैसे किस तरह खर्च करती है, सेलिंग एक्सपेंसेस खर्च करती है। ठीक है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कस्टमर के ऊपर खर्च होते हैं। ठीक है। और कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर तो वैसे ही एक ऐसा सेंटर जहां पर जो है वो चीज प्रोड्यूस की जाती है, ये एक ऐसा सेंटर जो कि कंपनी के पैसे खर्च करवाता है, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। तो लिहाजा मैनेजर जो है इसके ऊपर कंपनी के कोई पैसे खर्च नहीं होते, कंपनी अपनी जेब से कोई पैसे खर्च नहीं करती, लिहाजा ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। चलें जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर। वो कहता है कि जो फिक्सचर की जो डेप्रिसिएशन है वो किस चीज को डिस्क्राइब करती है। अल्फा, नॉट अ कैश कॉस्ट, सो इट इग्नोर इन द कॉस्ट अकाउंट्स। आधी बात उसने सही की है, नॉट कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इज इग्नोर्ड इन द कॉस्ट अकाउंट्स, इग्नोर तो नहीं किया जाता, ये उसने गलत बात की है, तो इसलिए अल्फा तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, बी, पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, बिल्कुल ठीक कहा है कि जो डेप्रिसिएशन होती है ये नॉन कैश कॉस्ट होती है, लेकिन ये ओवरहेड्स का हिस्सा होती है। लिहाजा बीटा जो ऑप्शन है, पार्ट ऑफ ओवरहेड, ये सही कह सकते हैं इसको। चार्ली की तरफ जाते हैं, सी, पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, बिल्कुल गलत बात है। ओवरहेड्स जो होते हैं वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि मैं आपको यहीं पर ही बता दूं कि जो ओवरहेड्स होते हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। उसके बाद है डेल्टा डी, इज अ कैश आउटफ्लो, बिल्कुल गलत बात है।
कैश आउटफ्लो तो होता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन तो जो है ना वो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश कॉस्ट है। तो अगर नॉन कैश कॉस्ट है तो फिर डेल्टा तो जवाब गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। ए, सी और डी जो है ना वो तीनों के तीनों जवाब गलत है। बी ऑप्शन इसकी सही है, बीटा इसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। 46 वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड नॉट बी क्लास्ड एज ए प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इन अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी। वाओ, जबरदस्त। वो कहते हैं कि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और उसके लिहाज से ये जो नीचे दिए गए हैं वो नॉट बी क्लासिफाइड एज ए प्रोडक्शन ओवरहेड, वो उनको एफ नहीं कहना। ठीक है, सबसे पहले क्या बात ध्यान में रखनी है, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, और फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिहाज से फूड को बनाने के लिहाज से जो भी चीजें होती हैं उनको सबको हम क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज पैसे खर्च कर रही है और वो फूड को बनाने के ऊपर खर्च हो रहे हैं तो फिर वो प्राइम कॉस्ट तो कहला सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट तो कहला सकती है, लेकिन वो एफ नहीं होगा। जरा देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग, किराया है, ये तो हमारा एफ ही है। कॉस्ट ऑफ रेंटिंग, किराया अदा किया। खाना बनाने के लिए हमने, अगर फॉर एग्जांपल हम चलें आज बड़ी जो है ना वो स्पाइसी सी बात करते हैं, हम चिकन कढ़ाई बनाना चाह रहे हैं। तो चिकन कढ़ाई कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगा, चिकन चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ठीक है, मसाले चाहिए होंगे, ठीक है, और हर वो चीज़, घी चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। लेकिन जहां पर खड़े होकर बना रहे हैं उसको किचन कहेंगे। किचन अगर हमने किराए पर लिया हुआ है तो उसका जो किराया है वो क्या होगा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो फिर जो अल्फा ऑप्शन दी गई है वो एफ है, और हमने क्या ढूंढना है कि वो एफ ना हो। बीटा ऑप्शन में क्या है, द सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, ये भी एफ है। द डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ये भी एफ है। द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, किस चीज की फैक्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग की, चिकन कढ़ाई बन रही है, तो चिकन कढ़ाई के अंदर जो चिकन है वो क्या होगा, इंग्रेडिएंट होगा, और इंग्रेडिएंट क्या होगा, नॉट क्लासिफाइड एज ए प्रोडक्शन ओवरहेड। तो फिर वो क्या होगा, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, और डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। और हमने क्या ढूंढना है कि इन चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो कि आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है या आपकी एफर्ट नहीं है। तो फिर वो क्या है, डेल्टा द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलें जी आगे चलें। Which two of the following are included in the prime cost of product? लें जी, अब आपने ढूंढना है कि प्राइम कॉस्ट कौन कौन सी है। मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, जरा फार्मूला याद करें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर इकट्ठा कर दें तो फिर वो आपकी क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। तो इस लिहाज से प्राइम कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट लेबर बिल्कुल ठीक है, एडमिन कॉस्ट नो, प्रोडक्शन ओवरहेड नो। तो पहली दो कॉस्टें ए एंड बी, अल्फा और बीटा, ये आपकी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। और क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर आपका जो आंसर है वो दो आंसर है, ए एंड बी। आपने जब भी जवाब देना है तो लिखना है ए एंड बी। चलें जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। और 48 में क्या कह रहा है, देयर इज टू बी एन इंक्रीज नेक्स्ट ईयर रेंट फ्रॉम 12,000 टू 14,000। लो जी, किराया अगले साल 12,000 से 14,000 होने वाला है। ये है इसका फिलहाल ट्रांसलेशन। अ वेयर हाउस यूज टू स्टोर फिनिश गुड्स रेडी टू सेल। ये बात याद रख लें, मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शन में बताया था कि जब वेयर हाउस के लिए कोई अखराजात कर रहे होते हैं तो उन अखराजात को हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें दोबारा कि वेयर हाउस के किराए के ऊपर जो हम किराया खर्च कर रहे हैं, गो के अगर वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल में से इनको कैटेगराइज किया जाए तो फिर ये फिक्स कॉस्ट है। लेकिन जब हम इसको जो है वो किसी एक खर्च को कोई नाम देना चाहेंगे कि हमने ये पैसे किस पे खर्च किए हैं, तो आप इसको कहेंगे कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, चले अब सवाल पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर्ड एंड हेल्ड इन द वेयर हाउस।
कहता है कि ये जो हमारा जो किराया बढ़ रहा है, इसका इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री के ऊपर असर पड़ेगा? तो मेरे ख्याल में इसका जवाब है नो, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है ही डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और किस कॉस्ट का जो है ना वो इन्वेंट्री की वैल्यू के ऊपर असर पड़ता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट का असर जो है वो पड़ता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एफओएच। अगर इनके अंदर कोई इजाफा होता है तो उससे इन्वेंट्री कॉस्ट में इजाफा होगा। अगर इनके अंदर इजाफा नहीं होता तो फिर वो आपकी कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आपकी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आज फिर रिमाइंड करवा देता हूँ कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट जो है वो हमारी क्या होती है, चार किस्म की होती हैं। जरा दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। एक होती है एडमिन कॉस्ट, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक होती है फाइनेंस कॉस्ट, और एक होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट। अगर ये चारों कॉस्टें किसी सवाल में दी हुई हैं तो ये आपकी कॉस्ट जो है, चारों की चारों, ये आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं कहलाती। इन्वेंट्री कॉस्ट कौन सी कहलाती हैं? जो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होती हैं? मैं रिपीट करता हूं, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। ये चारों के चारों नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। और अगर इनके अंदर कोई इजाफा हो भी जाता है तो फिर इन्वेंट्री की कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा। तो हमारा जो जवाब है, ना अल्फा है, ना बीटा है, ना डेल्टा है। हमारा जवाब क्या है? चार्ली। और वो क्या है? नो चेंज। हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। 49, गिलबर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये जो पीएलसी होता है ना, पीएलसी का क्या मतलब होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। चलें जी, हमें अब भी उसने क्लियर कर दिया कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का सवाल आ गया है। हाउ वुड बी क्लासिफाई द फॉलोइंग कॉस्ट? ये जो नीचे दी गई कॉस्ट है ये किस में क्लासिफाई होंगी? डायरेक्टर सैलरी फिक्स्ड, तो फिक्स पे क्लिक कर लें। ठीक है, डायरेक्टर की सैलरी फिक्स, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल में से कौन सी है? फिक्स्ड है। वुड, हमने फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदनी है, लकड़ी की कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। जितनी ज्यादा लकड़ी खरीदेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, जितनी कम खरीदेंगे उतनी कम कॉस्ट होगी। और हमने ये पढ़ा है कि वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन ये है कि ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ साथ वेरी करती है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा वुड खरीदेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम वुड खरीदेंगे। ज्यादा खरीदें या कम खरीदें, वेरी कर रही है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का किराया जो है वो इन तीनों में से आपने जो है ना वो कैटेगराइज करना है। फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि ये फिक्स कॉस्ट है। और फोन बिल जो है वो आपका, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? कि एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोनों कॉस्ट के एलिमेंट शामिल हो। आपका फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी शामिल हो, वेरिएबल कॉस्ट का भी एलिमेंट शामिल हो, और वो हो सिंगल कॉस्ट, हो वो सिंगल कॉस्ट, लेकिन उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है ना फिक्स का हो, कुछ पोर्शन वेरिएबल का हो। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो हमारा जो फोन का बिल होता है वो हमेशा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। और आखिर में क्या है? फैक्ट्री वर्कर वेजेस। जो फैक्ट्री वर्कर की वेजेस होती हैं वो भी वेरिएबल होती हैं। ज्यादा उनसे काम लेंगे तो ज्यादा वेजेस अदा करेंगे, कम काम लेंगे तो कम वेजेस अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये कि वो वेरी कर रही हैं, और वेरी करने वाली कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि जो है वो आपको क्वेश्चन हल करने में मुश्किल पेश ना आए। अच्छा जी। 50, 50 मैंने आपको डायग्राम पढ़ाते हुए जो 38 क्वेश्चन जो शुरू में करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो अगर उसका डायग्राम बनाया जाए तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है।
लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट का अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होके एक खास लेवल पे आके रुक जाती है। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाएं तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी और वो मूव करेगी लेफ्ट से राइट, अपवर्ड मूव करेगी। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारा 50 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ता बढ़ता एक खास लेवल पे आके, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूं कि यहां से स्टार्ट हुआ। यहां से स्टार्ट होने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट भी किस तरह, अगर आपकी ऐसी कॉस्ट जो कि जो है ना वो फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो स्टार्ट हुआ यहाँ पे रुका और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इंक्रीज तो किया, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। अगर ये सेम रेट के साथ मूव करता तो फिर ये इसका कर्व ऐसे बनता, ऐसे सीधा जाता। दोबारा मैं बना के दिखाता हूं। इसका कर्व ऐसे सीधा जाता, ये ऐसे बिल्कुल सीधा। लेकिन उसने जो कर्व बनाया वो यहाँ पे आके रुका, फिर थोड़ा सा कम हुआ, कम होके उस वो स्टीपर हो गया। ठीक है। अच्छा सॉरी। फिर ये कर्व जो है ना वो इस यहाँ पे रुका और ये थोड़ा सा जो है ना वो और कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कर्व जो कि जो है ना वो बार बार जो है ना वो कम होने की तरफ जा रहा है, तो ये शो करता है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता, बिल्कुल इस तरह जाता जिस तरह मैंने बनाया हुआ, ये देखें, अगर ये ऐसे जाता तो ये सिंपल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता। लेकिन अगर एक ऐसी वेरिएबल कॉस्ट जो एक खास वक्त के बाद, खास एक्टिविटी लेवल के बाद कम हो जाती है, तो कम होने का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें या तो जो है ना वो अगर फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वहां पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर हमने कोई ऐसी जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट इनकर की है कि खास लेवल से ज्यादा परचेज करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो ये डिस्काउंट की कुछ जो है ना वो पोजीशन बन रही है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि ये कौन सी जो है ना वो कॉस्ट का कर्व है, और ये आप इंशाल्लाह जो है ना इसको जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द ग्राफ। ये कौन सी सिचुएशन को जो है ना डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्काउंट्स आर रिसीव्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ मटेरियल व्हेन सर्टेन क्वांटिटीज आर परचेज। वो कहता है कि खास क्वांटिटीज अगर आप परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरे ख्याल में ऑप्शन अल्फा जो है वो बिल्कुल हमारे इस कर्व के ऊपर पूरी उतर रही है। ठीक है। कि हमारा कर्व जो है ना पहले यहां पर रुका, फिर और नीचे गया, फिर और नीचे गया, और इस तरह हमारा जो कर्व है वो डिस्काउंट की पोजीशन शो कर रहा है। बीटा में क्या कह रहा है, इंप्लॉयज आर पेड अ गारंटेड वीकली वेज टुगेदर विद द बोनस। बोनस में तो ऊपर जाना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा भी आंसर नहीं है। चार्ली, अ लाइसेंस परचेज फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट अलाउज अनलिमिटेड प्रोडक्शन। लाइसेंस तो फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट में तो जो है ना वो आपका जो कर्व होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था, बिल्कुल जबरदस्त। क्या जबरदस्त मैंने लाइन लगाई है, ये देखें, ऐसा होना चाहिए था, पैरेलल। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो एक ही स्टेज पे रहती है, एक ही स्टेज पे रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स रहती है, नो चेंज। ठीक हो गया। अच्छा, तो सीबीएस का आंसर नहीं है। डेल्टा, एडिशनल स्पेस इज रेंटेड टू अ कॉप फॉर द नीड टू इंक्रीज। लो जी, अगर वो ये होता तो फिर इसका मतलब ये होता कि आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है वो, मैं अब आपको स्टेप फिक्स कॉस्ट का भी जो है ना वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। स्टेप फिक्स कॉस्ट जिस तरह नाम से जाहिर है, स्टेप्स, सीढ़ियां। ये देखें, स्टेप फिक्स कॉस्ट का कर्व इस तरह बनता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप्स की सूरत में इसका कर्व बनता है। तो जब स्टेप्स की सूरत में इसका कर्व बनेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, आपका स्टेप फिक्स कॉस्ट का कर्व। और डेल्टा में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कर्व तो जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जो है ना वो सर ये भी तो लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नहीं, मूव तो कर रहा है लेकिन इसका स्टार्ट जो है ना वो यहां से है, जबकि हमारे कर्व का स्टार्ट यहां से है। तो जब यहां से ऐसे होगा तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है और वेरिएबल कॉस्ट के लिहाज से हमारी ऑप्शन अल्फा है। चलें जी। मेरे ख्याल में आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा और आप ये फील कर रहे होंगे कि जो डिस्कशन हो रही है वो आपके लिए लफ्ज पर लफ्ज जो है वो बहुत अहम है, और आप इसको समझ करके जो है ना वो आपके एग्जाम की तैयारी के लिहाज से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
चलें, आज इतना ही काफ़ी है। बाकी क्वेश्चंस जो है ना वो हम कल करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि हमारा जो, आप खुद भी कोशिश करें, 50 से ऑनवर्ड जो है ना वो आप खुद भी कोशिश करें, और जितने भी जो है ना वो क्वेश्चन हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़रूर इनको डिस्कस करूंगा और इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।